Good morning, students. How are you? Are you fine? तो आज का 11 का क्लास जो पीछे हम लोग थॉमसन परमाणु संरचना पर ले जाके समाप्त किया था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और थॉमसन परमाणु सिद्धांत के बाद परमाणु के संबंध में जो सबसे इंपॉर्टेंट परमाणु का सिद्धांत दिया गया था वो था क्या? रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि वैज्ञानिकों के किसी एक कारण से एक वैज्ञानिक के द्वारा परमाणु सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों ने परमाणु के संबंध में कुछ जानकारी दी, फिर अगला वैज्ञानिक कुछ और बताया, फिर अगला वैज्ञानिक कुछ और बताया। इस तरीके से अनेक वैज्ञानिकों के परमाणु सिद्धांत का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत के संबंध में आपको बताया था, जानकारी है या होनी चाहिए कि रदरफोर्ड जो है अपना परमाणु का सिद्धांत देने के लिए एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग को हम अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। आपको इस प्रयोग को मैं एक वीडियो के द्वारा भी दिखवाऊंगा कि जिसमें रदरफोर्ड का ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उसके थ्योरी को हम कैसे वर्णन कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने अपने परमाणु सिद्धांत का वर्णन करने के लिए अल्फा किरण को, आप जानते हैं कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से 3 प्रकार का किरण निकलता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा किरण जो होता है वो धनात्मक किरण होता है, बीटा किरण जो होता है वो ऋणात्मक किरण होता है, और गामा जो होता है वो उदासीन होता है। तो यहां पर रदरफोर्ड ने किसकी बात की है? अल्फा किरण का। अल्फा कैसा? धनावेशित किरण होता है। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु सिद्धांत है वो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग कहलाता है, यानी अल्फा किरण के प्रयोग पर आधारित। तो रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग को कैसे किया, जरा गौर कीजिए। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा किरण को एक सोने के बहुत पतले पत्थर पर अल्फा किरण को प्रहार करने से उसमें 3 बात दिखाई दिया। जब अल्फा किरण को सोने के पतले पत्थर पर रदरफोर्ड ने प्रहार किया, अल्फा किरण को सोने के पतले पत्थर पर रदरफोर्ड ने प्रहार किया, तो कितनी बात सामने नजर आई? 3 बातें सामने नजर आई। वो क्या थे? तो सबसे पहला उसने क्या देखा कि जब अल्फा किरण को सोने पतले पत्थर पर प्रहार किया गया तो अधिकांश अल्फा किरण इस सोने के पतले पत्थर को पार कर गया। क्या कर गया? पार कर गया। ये निरीक्षण पहला था। क्या पहला निरीक्षण? कि अधिकांश अल्फा किरण उस सोने के पतले पत्थर को पार कर गया। ठीक है। दूसरा क्या देखा कि यहां से जो अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर पर पड़ा, उसमें कुछ किरण, दूसरी बिंदु, कुछ किरण अपने पथ से विचलित हो गए। कुछ किरण अपने पथ से विचलित हो गए। और तीसरा बिंदु क्या देखा उसने कि यहां से जो अल्फा किरण जा रहा है वो सोने के पतले पत्थर पर जो ठीक बीचों बीच गया है वो वापस लौट गया। और वो वापस लौटने वाली जो किरण की संख्या है वो बहुत कम, 20,000 में 1। क्या? 20,000 में 1 किरण। कौन? जो ठीक सोने के पतले पत्थर के बीचों बीच गया है वो अपने पथ पर वापस लौट गया है। तो रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत में आपने देखा
कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के द्वारा उसने 3 निरीक्षण किए। क्या क्या? अधिकांश अल्फा किरण ये सोने के पतले पत्थर को पार कर गया, कुछ किरण अपने पथ से क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं, और बहुत कम अल्फा किरण अपने पथ पर वापस लौट जाते हैं। विचलित होने का मतलब क्या होता है कि जा रहा था सीधे इधर मुड़ा गया, जा रहा था सीधे इधर मुड़ गया। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में बॉल देते हैं ऑफ स्पिन और लेग स्पिन, पटकते हैं बॉल को कहां? सीधा, लेकिन कभी मुड़ जाता है लेग में, कभी मुड़ जाता है ऑफ में, कभी ऑफ में, कभी लेग में, इस तरीके से। तो 3 निरीक्षण देखा। कौन? रदरफोर्ड। कैसे? अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत कैसे वर्णन किया गया है? तो इसके लिए उसके सिद्धांत को रटने की आवश्यकता नहीं है। आप जो निरीक्षण किए हैं उसी से निष्कर्ष निकलता है कि रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत क्या हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप घर से किताब कॉपी निकाल कर हाथ में लीजिए और घर से निकलिए, तो आपके घर वाले क्या देखे, क्या निरीक्षण किए कि किताब कॉपी हाथ में लिया है। तो इससे वो क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि क्रिकेट खेलने जा रहा है? नहीं, वो निष्कर्ष निकालेंगे कि आप कोचिंग करने जा रहे हैं। तो पहले क्या देखे? वो निरीक्षण किए। क्या निरीक्षण किए? कि हाथ में किताब कॉपी लेके कहीं जा रहा है। तो उससे क्या निष्कर्ष निकला? कि कोचिंग जा रहा है, क्लास जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से रदरफोर्ड ने कितने निरीक्षण किए? 3, और उसी 3 निरीक्षण पर क्या निष्कर्ष निकाला गया, और वही निष्कर्ष जो होता है वो रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत कहलाता है। तो सबसे पहला निरीक्षण क्या था कि अधिकांश अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर को पार करते हैं। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, पहला निरीक्षण उसी का निष्कर्ष। तो पहला निरीक्षण आपने देखा कि अधिकांश अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर को पार कर गए। उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? तो गौर कीजिए। मान लिया जाए कि आप चल रहे हैं और सामने दीवार है, क्या आप दीवार को पार कर जाएंगे उस तरफ? नहीं। लेकिन अगर सामने खुला हुआ है, गेट है, तो आप क्या करेंगे? पार कर जाएंगे। क्यों पार कर जाएंगे? क्योंकि वहां पर क्या है? गेट है। गेट है यानी कि वो खाली है। यानी अधिकांश अल्फा किरण सोने के पतले पत्थर को पार कर गए। तो सोने के पतले पत्थर को मान लीजिए परमाणु। क्या मान लीजिए? परमाणु। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, और उसी खाली स्थान के कारण जो अल्फा किरण चलते हैं वो सोने के पतले पत्थर को क्या करते हैं? पार कर जाते हैं। यानी सोने के पतले पत्थर को पार कर जाते हैं। उससे क्या निष्कर्ष निकला? कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। ठीक है। अब दूसरी विधि कहता है कि कुछ अल्फा किरण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। आप फिगर में देखिएगा कि वही अल्फा किरण अपने पथ से विचलित हुआ है, जो इस सोने के पतले पत्थर के बीच में एक गोलाकार भाग है, और इस गोलाकार भाग के परिधि के ऊपर जो अल्फा किरण जाता है, वही एकदम ठीक परिधि के ऊपर जो अल्फा किरण जाता है वही अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सोने का पतला पत्थर क्या हुआ? परमाणु। तो परमाणु के बीच में एक भाग होता है गोलाकार। क्या होता है? गोलाकार भाग होता है। परमाणु के ठीक बीच में एक गोलाकार भाग होता है, और उस गोला के परिधि पर जो रेज पड़ता है, अल्फा किरण पड़ता है, वो अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। इसी से आगे निष्कर्ष यह निकाला गया था
कि परमाणु के बीच में नाभिक होता है और नाभिक का साइज कैसा होता है, गोल होता है। परमाणु के ठीक बीच में एक गोलाकार भाग होता है, उस गोलाकार भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक गोल है, इसलिए उसके परिधि पर जो रेज अल्फा किरण जो पड़ते हैं वो अपने पथ से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है, अब रह गई तीसरी बिंदु। तीसरा बिंदु कहता है कि बहुत कम अल्फा किरण, 20,000 में एक अल्फा किरण अपने पथ पर वापस लौट जाते हैं। तो वही अल्फा किरण वापस लौटते हैं जो ठीक पूरे परमाणु के बीच में जो गोलाकार भाग है उसके बीच से टकराता है, वही अपने पथ पर वापस लौट जाते हैं। तो क्यों लौटते हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, ये देखिए। तो अल्फा किरण क्या होता है, धनावेशित होता है, और जो बीच में गोलाकार भाग है वह भी धनावेशित है। आप जानते हैं कि समान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। जब एक प्लस और एक माइनस यानी असमान हुआ तो वो आपस में सट जाते हैं। जब दोनों का प्लस और प्लस एक साथ ले जाइएगा तो वो क्या हो जाएंगे, विकर्षित हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो अल्फा किरण कैसा किरण, धनावेशित। ठीक परमाणु के बीच में जो गोलाकार भाग है वहां पर पड़ने वाला किरण क्या हो गया, वापस लौट गया, यानी कि आकर्षण की विकर्षण। इसका मतलब हुआ कि जो बीच में परमाणु के बीच में जो गोलाकार भाग है वह भी धनावेशित है, और उसी धनावेशित भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु के बीच में जो गोलाकार भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं, और नाभिक धनावेशित होता है, उसी धनावेशित के कारण अल्फा किरण वहां से टकराता है लेकिन वापस लौट जाता है, क्योंकि समान ध्रुवों में क्या होते हैं, विकर्षण होते हैं। अब इसी से एक अगला टॉपिक पॉइंट निकालते हैं कि नाभिक यानी कि परमाणु के बीच में जो गोलाकार भाग है वो धनावेशित क्यों है। तो उसका निष्कर्ष ये निकाला था कि नाभिक में दो कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो आपको बताया है कि न्यूट्रॉन पर नो चार्ज और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, तो जीरो और प्लस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो नाभिक धनावेशित क्यों है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है। ये परमाणु के बीच में जो नाभिक होते हैं उसमें क्या क्या उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। अब उसी से एक और चौथा पॉइंट निकलता है, जरा गौर कीजिएगा। हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या के योगफल के बराबर होता है। यानी परमाणु के बीच में जो गोलाकार भाग यानी जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यानी इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी परमाणु का जो द्रव्यमान है वो कहां निहित है, नाभिक में निहित है। और नाभिक के चारों तरफ अभी अभी आपने पढ़ा है कि क्या रहता है, खाली रहता है, जिसमें अल्फा किरण क्या करता है, नाभिक को, परमाणु को पार कर जाता है। यानी चौथा पॉइंट ये निकला कि परमाणु का जो भार है, जो मुख्य भार है, वो कहां निहित होता है, नाभिक में, क्योंकि परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या होती है। यानी परमाणु का द्रव्यमान कहां निहित होता है, नाभिक में, और चारों तरफ क्या रहता है, खोखला रहता है, जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार पथ रहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु सिद्धांत को आप इस एक फिगर के माध्यम से आप बहुत सरलता से समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे का क्लास आगे मिलते रहेगा आपको। 11th के बच्चों, आपने जिस लगन से 10th का क्लास किया है उससे बेहतर लगन से 11th का क्लास कीजिए, ताकि जो 10th में आपके इच्छा अनुसार मार्क्स नहीं मिल सका है,
किसी कारणवश, चाहे वो कॉपी किसी कारण से अच्छे से चेक ना हुआ हो, उससे उदास होने की जरूरत नहीं है। आप 12th क्लास में 11th क्लास को मजबूत बना करके 12th के क्लास को सुदृढ़ बनाते हुए जितनी भी कमियां 10th क्लास में रह गई हैं उसको 12th में हम लोग पूरा करेंगे। बिल्कुल उसको जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।